हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का सबसे पहला प्रश्न जो है वह है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को अपने समर कैपिटल घोषित किया है। तो निम्न में से कौन सा वह शहर है जिसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। तो इसका सही आंसर जो है वह गरसैंण गरसैंण को घोषित किया गया है उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में। त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा यह घोषित किया गया है। 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह 3 महीने पहले इसे विधेयक को पेश किया गया था और राज्यपाल के द्वारा इसे पूरी तरह से विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, सन 2000 में ही इनका गठन हुआ था उत्तराखंड का। यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, गरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। कहाँ? क्या? उत्तराखंड का। अगला प्रश्न देखते हैं, स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है वह है मोनिका कपिल मोहता। इन्हें स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। ठीक है, इसके बाद जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है वो स्विट्जरलैंड फ्रैंक है। फिर उसके कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड का अगला राजदूत के रूप में, भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। तो स्वीडन के ये थी राजदूत इससे पहले, और 1985 की IFS अधिकारी है मोनिका कपिला मोहता। और स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत जो है सिब्बी जॉर्ज की जगह लेंगी। तो सिब्बी जॉर्ज जो है ये दूसरी जगह की कुवैत की जो ये राजदूत बनी है, और मोहिता कपिला मोहता जो है ये स्विट्जरलैंड की राजदूत बनी है। ठीक है, इस स्वीडन की राजधानी क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। तो किस राज्य के द्वारा यह शुरू किया गया है ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा यह शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वह है जगन मोहन रेड्डी, YSR जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो यह कार्यक्रम किस लिए कार्य करेगा कि जहरीले कचरे को सुरक्षित से डिस्पोज करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया गया था। तो प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, ऑडिट करना, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करना, जो कचरे का उचित उपयोग किया जा सकेगा, इन सब कार्यों को करने के लिए ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने बिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हस्ताक्षर किए हैं बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका सही आंसर जो है वो डेनमार्क के द्वारा यह एक MOU साइन किया गया है भारत और डेनमार्क के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, G20 देश द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितना फंड जुटाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। तो इसका सही आंसर है 21 बिलियन डॉलर जो है G20 देशों के द्वारा कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए, टीके बनाने में, खोज करने में और ज्यादा से ज्यादा तरह के उपचार के लिए 21 बिलियन डॉलर का एक निवेश के फंड जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है G20 देशों के द्वारा। ठीक है, G20 देश है क्या आखिर? तो G20 देश जो है पूरे विश्व का एक ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ 20 एक तरह से कह सकते हैं। तो इसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन सम्मिलित होता है। तो G20 देशों में 19 देश होते हैं विश्व के हैं, और एक यूरोपीय यूनियन, जो यूरोपीय यूनियन है उसमें करीब 27 से 28 कंट्रीज हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। यूरोपीय यूनियन में करीब 27 जो देश आते हैं, और जो इंग्लैंड है वह यूरोपीय यूनियन से अभी हाल ही में अलग हो गया है। तो जो पहले 28 देश है, अब यूरोपीय यूनियन में करीब 27 देश बचे हुए हैं। तो G20 देशों ने इससे पहले ग्लोबल इकोनॉमी के लिए करीब $5 ट्रिलियन जो है एक घोषणा की थी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए। $5 ट्रिलियन की आर्थिक सुविधा देने की घोषणा की थी मार्च 2020 में। किस राज्य सरकार ने स्पंदन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? स्पंदन नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है किस राज्य के द्वारा? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक स्पंदन नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है। तो छत्तीसगढ़ ने ऐसा क्यों किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, राज्य पुलिस कर्मियों को मानसिक तनाव मतलब डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन नाम से एक अभियान की शुरुआत किया है ना। पुलिस कर्मियों में डिप्रेशन को कम करने के लिए इस
प्रोग्राम को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, फिर इसमें क्या है, 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में करीब 50 पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या की है। ठीक है, तो 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या करी, तो मानसिक तनाव ज्यादा होने के कारण ऐसा किया जा रहा है, इसलिए ऐसा सरकार को लगता है। तो सरकार ने स्पंदन नामक एक मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक प्रोग्राम को शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और अवसादग्रस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार में अभी छत्तीसगढ़ से एक इम्पोर्टेंट न्यूज थी कि उनके जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो जब 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग होकर बना था, तो उस समय जो प्रथम मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, वे थे अजीत जोगी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्पंदन प्रोग्राम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ऑनलाइन नेमिस 2020 का आयोजन 8 जून से कितने जुलाई तक किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 3 जुलाई। 3 जुलाई तक ऑनलाइन नेमिशा का आयोजन किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ऑनलाइन नेमिशा आखिर है क्या? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, NGMA, 8 जून से 3 जुलाई तक 2020 में ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नेमिशा 2020 का आयोजन करने की घोषणा की गई है। तो इसमें क्या किया जाएगा? कार्यशाला में मूर्ति कला कार्यशाला, प्रिंट मेकिंग, इंद्रजाल, द मैजिक ऑफ आर्ट, राष्ट्रीय कला संग्रहालय बनाने का विचार जो आया था सर्वप्रथम 1949 में, इसका एक आइडिया आया था। फिर जिसके पश्चात 29 मार्च 1954 को प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे बनाया गया था। तो उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर AS राधाकृष्णन ने औपचारिक रूप से NGMA की स्थापना की थी। जो हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर S राधाकृष्णन, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है ना। तो उन्हीं के द्वारा NAMGA तब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है, जिसके तहत कितने सालों में 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है 5 सालों में। 5 सालों में नगर वन योजना के तहत 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे, मतलब अर्बन एरियाज में वन विकसित किए जाएंगे। तो यह गवर्नमेंट की एक स्कीम है। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। तो इसमें क्या होगा, गैर संगठन तथा स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी के सहयोग से इसे क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा और शहरी वन विकसित किए जाएंगे नगर वन योजना के तहत। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो है तो वो है 168वें स्थान पर रहा है भारत। ठीक है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो 180 देशों की तुलना की गई थी, 180 देशों की इसमें गणना की गई थी, जिसमें से भारत जो है 168वें स्थान पर था। इससे पहले जो इंडेक्स आया था उसमें भारत 177वें स्थान पर था। ठीक है, तो ये जो EPI इंडेक्स है किसके द्वारा किया जाता है? तो येल यूनिवर्सिटी द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। 2 साल में एक बार इसे येल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत जो है इस वर्ष 180 देशों में 168वें स्थान पर था। 2018 में जो EPI इंडेक्स हुआ था, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें भारत 177वें स्थान पर था। ठीक है, जिसका स्कोर 30.57 था। फिर EPI 2020 में भारत का स्थान तो 168वां था और जिसका स्कोर था 27.6। डेनमार्क इस जो ये इंडेक्स है इसमें प्रथम स्थान पर है। लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है। USA 42 नंबर पे है, 42वें नंबर पे है। चाइना 120 नंबर पे है। लाइबेरिया 180, मतलब लाइबेरिया जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। सबसे पहले पर डेनमार्क, सबसे अंतिम पे लाइबेरिया। पाकिस्तान जो है वो 142वें स्थान पर है। भूटान सबसे, जो हमारे आसपास के देशों में देखें तो भूटान की जो रैंकिंग है सबसे अच्छी है, 107 नंबर पर है। तो ये जो येल यूनिवर्सिटी है इसके अंतर्गत सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड लॉ पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, EPI को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से तैयार किया जाता है। ठीक है, EPI जो है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सहायता से तैयार किया जाता है। येल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड लॉ पॉलिसी और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से इसे बनाया जाता है। मेगा शैक्षणिक परिसरों, मतलब मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने की योजना बना रही है। कौन सी सरकार के द्वारा यह योजना बनाई जा रही है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की जा रही है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कि उड़ीसा सरकार जनजातीय जिलों में मेगा शैक्षणिक परिसरों का
निर्माण करने की योजना बना रही है। मतलब जनजातीय जिले क्या है, ज्यादा है, जनजातीय जिलों में इसे बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? जैसा कि आपको पता होगा कि अगर ओडिशा सरकार जो है यहाँ पर जनजातीय जो जनसंख्या है टोटल भारत में किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो कुल जनजातीय आबादी जो है पूरे भारत के अनुसार अगर देखें तो 9.17 उड़ीसा में ही है। 9.17 जो टोटल है 2011 की जनगणना के अनुसार यह बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ जनजातीय लोग यहाँ पर रहते हैं वह 9.17 है। उड़ीसा की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी 22.8% है। जो उड़ीसा का टोटल पॉपुलेशन है वहां के टोटल जो 22.8% जनजातीय लोग रहते हैं। यहाँ 62 जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं, 62 जनजातीय समुदाय। तो अब ये जो मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, यह क्या होगा? इसमें छात्रों की शैक्षणिक, खेल कौशल दोनों को अच्छी तरह से ध्यान दिया जाएगा और जनजातीय बहुल जिलों जैसे क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज इस तरह के जिलों में भी इसे खोला जाएगा। तो कक्षा 1 से 12 तक के आदिवासी छात्रों के लिए इसे खोला जा रहा है। ठीक, आदिवासी छात्र। अब जान रहे हैं कि यहाँ पे जनजातीय आबादी जो है काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा ऊपर बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा अच्छा करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए यह एक उड़ीसा सरकार की पहल है जिसमें मेगा शैक्षणिक परिसरों को खोला जाएगा। तो भारत में जनजातियों की सर्वाधिक अगर जनसंख्या के अनुसार जो है मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। संख्या के आधार पर ध्यान दीजिएगा ना, संख्या जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 1-2 पे आते हैं, तीसरे नंबर पे जो आता है वह है उड़ीसा। तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उड़ीसा में 13 उड़ीसा में हैं, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जो टोटल भारत में 75 है उनमें से 13 उड़ीसा में ही है। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस प्रत्येक 8 जून को मनाया जाता है। तो 1992 रियो डी जेनेरियो में आयोजित एक पर्यावरण विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक, 1992 के बाद से। फिर उसके बाद 2020 की जो थीम थी वह थी सतत महासागर के लिए नवोन्मेष, मतलब एक सस्टेनेबल ओशन के लिए इनोवेशन को महत्व देना। यह था 2020 का एक थीम थी। फिर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 जून को विश्व दिवस महासागर के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ध्यान रखिएगा 2008 से, है ना, संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है हुबली। हुबली स्टेशन पर बनाया जाएगा कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक के जो स्टेशन है हुबली, यहाँ पर विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। अभी वर्तमान में गोरखपुर जो है वहां का रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसकी जो लंबाई थी वो 1366 मीटर थी गोरखपुर की। लेकिन अब जो है हुबली का जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली, तो वहां पर 1400 मीटर की एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। 1400 मीटर का प्लेटफॉर्म बन जाएगा। पहले जो था वह 900 करीब था, लेकिन अब इसकी लंबाई जो है 550 मीटर क्या होगी, इसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है, जिससे ये 1400 मीटर का हो जाएगा। तो अब जो लेटेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा, अभी बना नहीं है, बनेगा, क्योंकि इसे बढ़ाया जा रहा है 550 मीटर। अगर वर्तमान में अगर आप कोई पूछे कि वर्तमान में सबसे बड़ा दुनिया का प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वह गोरखपुर 1366 मीटर का है। और कर्नाटक का हुबली स्टेशन में 1400 मीटर का यह नया बन जाएगा। जब कंप्लीट होगा तो यह सबसे बड़ा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्ब्स की जो एक लिस्ट जारी की गई है सबसे ज्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज में, उसमें एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वें स्थान पर हैं। तो फोर्ब्स की इस लिस्ट जारी की गई है, तो इसमें सबसे पहले स्थान पर मतलब भारत के वह एकमात्र सेलिब्रिटी कौन है? तो इसका सही आंसर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो है वो 52वें स्थान पर है। 364 करोड़ रुपए की इनकी कमाई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोर्ब्स की 2020 के द्वारा सेलिब्रिटीज, है ना, मोस्ट अर्निंग सेलिब्रिटीज, तो हाईएस्ट अर्निंग सेलिब्रिटीज की रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो इनमें जो अक्षय कुमार है, इन्होंने हॉलीवुड एक्टर्स को भी, कई हॉलीवुड एक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया है और 52वें स्थान की रैंक हासिल की है। तो 2019 जून 2019 से मई 2020 के बीच अक्षय कुमार की जो कुल कमाई थी वो 48.5 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 365 करोड़ थी। ठीक, आगे गई थी। अक्षय कुमार लिस्ट में 52वीं पोजीशन पर है। तो इस लिस्ट में जो टॉप पर हैं वो है काइली जेनर। ठीक, काइली जेनर सेलिब्रिटी हैं, इनका काफी ज्यादा लोग फॉलोवर हैं। ये एक रिटेल बिजनेसमैन और फैशन के क्षेत्र में इनका एक बिजनेस चलता है।
तो ये जो है इनकी जो टोटल इनकम थी वो 590 मिलियन थी। जो अक्षय कुमार है इनकी जो इनकम थी वो 48.5 मिलियन है। इनकी जो काइली जेनर है इसकी टोटल इनकम जो है 590 मिलियन थी। फैशन और रिटेल में इनका काम होता है। वे काइने वेस्ट हैं, इनकी जो टोटल इनकम है वो 170 मिलियन है। फिर उसके बाद रॉजर फेडरर, फिर उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, ड्वेन जॉनसन, इस तरह करीब फिर धीरे धीरे सभी सेलिब्रिटीज आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो नंबर 1 पे जो है फोर्ब्स की लिस्ट में वो काइली जेनर है, दूसरे पर काइने वेस्ट है, फिर रॉजर फेडरर है। मोस्ट अर्निंग सेलिब्रिटीज में मतलब स्पोर्ट्स पर्सन में भी देखें तो रॉजर फेडरर नंबर 1 पे थे, फिर उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता के हृदय गति रुकने के कारण बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है चिरंजीवी सर्जा। चिरंजीवी सर्जा जो है इनका कर्नाटक में निधन हो गया है, 39 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो चिरंजीवी सर्जा थे, 39 वर्ष की उम्र में इनका कन्नड़ फिल्मों से इनका संबंध था। कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक में बोली जाती है ना। तो इनका निधन हुआ है। ये फिल्म बैकग्राउंड से थे। वे एक्टर थे। ध्रुव सर्जा इनके बड़े भाई थे और इनकी कुछ मूवीज थी, वायुपुत्र है ना, और 22 कन्नड़ फिल्मों में इन्होंने काम किया था। ठीक, तो कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक में बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त क्षेत्र में दी गई जाने वाली सहायता राशि कटौती करने का निर्णय ले लिया है? यूएन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो इसका सही आंसर है यमन। यमन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्धग्रस्त देशों की दी जाने वाली सहायता को कटौती करने की घोषणा की गई है। तो युद्धग्रस्त में यमन कार्यरत सहायक संगठनों ने ऐसे समय में सहायता राशि कटौती करने के क्या हुआ है, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत हो रही है इस समय में। फिर तत्काल जारी करने की अपील की गई है कि उनके द्वारा जो कटौती की गई है इसे पुनः जारी किया जाए। तो 75% कार्य बंद हो सकते हैं और उनका परिचालन प्रभावित हो सकता है जो यमन में चल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमन में क्या हुआ है, कोरोना वायरस और गृह युद्ध जैसी स्थिति है, तो वहां पर क्या हुआ, इनकी फंडिंग जो है उसको बंद कर दिया गया है। तो यमन में यह किया गया है। अगला प्रश्न है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एंड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो वह है चीन। चीन के साथ अभी बहुत ही ज्यादा बॉर्डर पे विवाद चल रहा है भारत का, है ना। तो उनको सुलझाने के लिए और साथ ही एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी शुरू किया गया है भारत के द्वारा। इसमें क्या होगा, बॉर्डर के क्षेत्र में जो सीमावर्ती क्षेत्र है चाइना से हमारा भारत का लगता है, वहां पर और ज्यादा डेवलपमेंट किए जाएंगे, वहां के रोडों को डेवलपमेंट किया जाएगा और वहां पर हम अपनी आर्मी को सुटेबल तरीके से वहां पे पहुंचा सकें रोड के थ्रू। तो उसके लिए वहां पर और ज्यादा कार्य किए जाएंगे। तो इसके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 724 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2020-21 में जो अभी इस वर्ष ये चल रहा है, इसमें 784 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और जनसंख्या जैसे विभिन्न मापदंडों को देखते हुए इस धनराशि को वितरित किया जाएगा, है ना। कि किस केंद्र शासित प्रदेश की, किस राज्य की कितनी ज्यादा जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से लगती है, तो उसके तहत यह जो पूरा पैसा है इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 2019-20 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास के लिए 825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इससे पहले जो वित्तीय वर्ष था उसमें 825 करोड़ वितरित किए गए थे और इस वर्ष 784 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित वेद उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? तो किस राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वह है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य गीत की मान्यता दी गई है। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित था वेद उत्कल जननी संगीत। ठीक है, तो इसको 110 साल के बाद उड़ीसा ने राज्य गीत की मान्यता दी है।